तो स्वागत है सभी मित्रों का एनएसआई हिंदी प्रदेश की इस आंतरिक चर्चा में। काफी समय पहले जो हम लोगों की मीटिंग हुई थी तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो राजनीति है, चुनावी राजनीति खासकर, उसके बारे में अपना जो दृष्टिकोण है वो कैसे विकसित किया जाए, या हम कैसे अपना पक्ष चुने चुनावी राजनीति में, उसके बारे में। क्योंकि ये जब चुनाव आते हैं तो ये मसला हर जगह एक चर्चा का विषय बनता ही है कि किसको सपोर्ट करें या ना करें, क्यों करें। तो ये सारे मसले होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी साथियों के बीच पैदा होते हैं इस दौरान। तो हम लोगों को लगा कि क्यों ना इस बारे में बात की जाए, ताकि एक एक फ्रेमवर्क हो जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकें कि हमको जो आज की राजनीति है या चुनावी राजनीति है उसमें कैसे अपना पक्ष चुनना चाहिए। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे आपस में। तो चर्चा की शुरुआत करने के लिए मैं साथी रवि सिन्हा को बुलाऊंगा कि वो चर्चा की शुरुआत करेंगे और फिर वो ओपन डिस्कशन होगा जिसमें हम सब लोग भाग लेंगे। ठीक है, थैंक यू। हमें 3 हिस्सों में चर्चा करनी चाहिए, और जो 3 हिस्से मैं सोचता हूँ 3 खानों में बांटने की इस विषय को, उन तीनों पर तीनों ही लंबे चौड़े हैं, विषय हैं। उम्मीद है कि हम लोगों की चर्चा आगे भी चलती रहेगी, लेकिन आज संक्षेप में उन 3 हिस्सों पर छोटी छोटी टिप्पणी मैं रखूंगा ताकि आप लोग उसे चर्चा में और खोल सकें और उस पर और बातचीत हो सके। जो 3 हिस्से मैं सोचता हूं वो है, एक तरह से कहिए कि जनरल से पर्टिकुलर की तरफ बढ़ेंगे उन तीनों हिस्सों में। जनरल माने जो थोड़ा सैद्धांतिक ऐतिहासिक टाइप होगा, और पर्टिकुलर माने अब चुनाव जैसे अभी हो रहे हैं और 2024 में देश भर का चुनाव होगा, तो अप्रोच कैसे तय हो उसमें। तो जनरल जो हमारा है वो वामपंथ और चुनाव को लेकर है कि वामपंथ का सामान्यतः किस आधार पर वामपंथ से हमारा मतलब मार्क्सवादी वामपंथ से है, जिसमें हम लोगों के मुताबिक सभी लोग आते हैं, सीपीआई से लेके माओइस्ट तक, और इंडिपेंडेंट मार्क्सिस्ट भी, तरह तरह के लोग आते हैं। तो जो वामपंथ का समग्र है, हमारी राय में किस आधार पर वामपंथ के समग्र को चुनावी राजनीति के प्रति अपना नजरिया किस आधार पर तय करना चाहिए, ये पहला हिस्सा होगा। उसी से दूसरा हिस्सा ये निकलेगा कि जब चुनावी राजनीति होती है जिस समाज में, उस समाज की व्यापक स्तर की संरचना और वहां की राजनीति किस प्रकार चुनावी राजनीति को प्रभावित करती है, या उस संदर्भ में कैसे चुनावी राजनीति को देखा जाए। तो पहले में अगर हम वामपंथ के सिद्धांत और इतिहास के संदर्भ में चुनावी राजनीति को देखें, तो दूसरे में हम समाज की हकीकत के संदर्भ में चुनावी राजनीति को देखें, और तीसरा हिस्सा ये होगा कि आज हम कहाँ पहुंचे हैं, आज जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारे मुताबिक मूल मुद्दा क्या है, और पिछले 2 हिस्सों की चर्चा के आधार पर फिर उसमें से आज के चुनावों के लिए और आज की चुनावी राजनीति के लिए क्या पोजीशन निकलती है, क्या समझ निकलती है। तो ये 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा की चर्चा पहले की जाए। काफी विवाद रहा है वामपंथ के इतिहास में चुनाव को लेकर, चुनाव में भागीदारी को लेकर, लेकिन ज्यादातर विवाद जो है वो एक तरह से कहा जाए बाद के समय में, पहले के समय को आधार मानकर चला जाता रहा है। उससे क्या मतलब है हमारा, आप सभी को मालूम होगा कि अक्टूबर क्रांति के समय ही या उससे भी पहले 1905 में रूस की पहली क्रांति के समय ही ये बहस काफी चली थी कि ड्यूमा जो वहां की संसद थी, जारिस रशा में, जार के रूस में जो संसद थी, उसमें भाग लिया जाए न लिया जाए।
हम उसकी ऐतिहासिक सैद्धांतिक चर्चा में विस्तार से नहीं जाएंगे, उसका समय नहीं है, हमें संक्षेप में इन तीनों बिंदुओं की प्रस्तावना रख देनी है। लेकिन विवाद उस समय से था। मैं मोटे तौर पर यह कहूंगा, उस पूरा विवाद जो चला है सारी दुनिया में अलग अलग समय में, मुझे लगता है कि एक पैमाना वामपंथियों के सामने रहा है कि जहां भी चुनाव में भाग लेना क्रांतिकारी आंदोलन को नुकसान पहुंचाता हो, वहां चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। इस रूप में किसी ने कहा नहीं, लेकिन हम बहुत मोटे और सरल शब्दों में सबक क्या निकलता है मेरे मुताबिक वो मैं कह रहा हूं कि क्रांतिकारी आंदोलन को कम्युनिस्ट पार्टियों के या वामपंथियों के चुनाव में भाग लेने से नुकसान पहुंचता हो तो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। अब ये नुकसान कई प्रकार का हो सकता है, उसकी चर्चा की जा सकती है चर्चा वाले विषय में। मोटी बात मुझे ये समझ में आती है कि अगर क्रांतिकारी आंदोलन ऐसे दौर से गुजर रहा हो जो चुनाव हो या न हो वो अपना रास्ता पकड़ेगा या अपनी विजय हासिल करेगा या अपना 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 अपने लड़ने का चुनाव से स्वतंत्र तरीका निकालेगा और उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, जिसे क्रांतिकारी रास्ता कह लें, पाथ ऑफ रिवोल्यूशन कह लें। अगर पाथ ऑफ रिवोल्यूशन उस समय, उस समाज, इतिहास के उस दौर के संदर्भ में ऐसा है जिसमें चुनावी राजनीति की भूमिका नहीं है, किसी और रास्ते से क्रांति तक पहुंचा जा सकता है, और वैसा आंदोलन जिसका पाथ ऑफ रिवोल्यूशन चुनाव से इतर है, चुनाव के जरिए नहीं है, हो सकता है युद्ध के जरिए हो सकता है इंसरेक्शन के जरिए हो सकता है कि युद्ध के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे चीन में आप लोग जानते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत कंफ्यूजन फैला, बेस एरिया बनाने वगैरह का तरीका हो, वो भी युद्ध ही था, युद्ध का एक रूप था। छोटे छोटे देशों में छापामार युद्ध चलते थे। अक्टूबर क्रांति स्वयं अंततः इंसरेक्शन के जरिए हुई, चुनाव के जरिए तो नहीं हुई। हालांकि चुनाव में कई बार बोल्शेविकों ने भाग लिया था, पहले 1905 से 1917 के बीच में, फरवरी क्रांति के बीच। तो अगर पाथ ऑफ रिवोल्यूशन तय हो और पाथ ऑफ रिवोल्यूशन पे चलते हुए रिवोल्यूशन वाला आंदोलन इस रूप में हो कि किसी और चीज में पांव फंसाने से, चुनाव वगैरह में पांव फंसाने से नुकसान पहुंचता हो, और वैसे संदर्भ में चुनाव का मतलब हो जाता है कि जो उस समय का, उस समाज का जो शासक वर्ग होता है उसकी वैधता को बढ़ावा मिलता है, समाज लोक स्वीकार्यता को और वैधता को बढ़ावा मिलता है चुनाव से। तो ऐसे समय में ये दो रास्ते, चुनाव, और चुनाव से हमारा मतलब है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और जो रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स है, दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, और दोनों इस रूप में आमने सामने खड़े हों तो वामपंथियों को चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये मैं यूं कह सकता हूं कि ये मोटी समझ मेरे मुताबिक इतिहास से निकलती है। एक्चुअल जो बहसें हुई वो बहुत उलझी रही, बहुत सारी चीजों में उलझी रही, बहुत सारी बातों में उलझी रही, और आप अपने देश का अनुभव जानते हैं कि 1952 में पहला चुनाव जो लड़ा गया आजादी के बाद, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ही कांग्रेस पार्टी के बाद, शासक पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी होकर के उभरी थी। उस समय कोई बहुत विवाद नहीं हुआ था कि चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उस समय तो तीसरा इंटरनेशनल भी काम कर रहा था, स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ भी चल रहा था, लेकिन किसी ने यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को डिनाउंस किया हो कि तुमने चुनाव में क्यों हिस्सा लिया, इसका कोई बड़ा उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता। तो चुनाव में हिस्सा लेना पहले चुनाव में 1952 में सभी को, लगभग सभी को स्वीकार्य था, उसे सही माना गया था, और कम्युनिस्ट पार्टी अपने काम के बल पर, अपनी लोक स्वीकार्यता के बल पर मुख्य अपोजिशन पार्टी बन करके 1952 में उभरी थी। ज्यादा विवाद बाद के समय में आता है, बाद के समय में जब अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में सोवियत संघ और
चीन के बीच विवाद खड़े होते हैं, माओ के रास्ते का मसला खड़ा होता है, अपने यहाँ नक्सलबाड़ी होती है, अपने यहाँ सीपीएम टूटती है, और सीपीआई और सीपीएम टूटे थे तो उस समय चुनाव कोई ऐसा मसला नहीं था कि सीपीएम कह रही हो कि चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और बची खुची सीपीआई कह रही हो कि चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। ये विवाद नहीं था। यह विवाद दूसरे स्प्लिट के बाद, यानी सीपीएम में से एमएल के निकलने के बाद 1970 के बाद ये विवाद ज्यादा पैदा होता है, जब चाइनीज पाथ इज आवर पाथ, चाइना चेयरमैन इज आवर चेयरमैन, इस तरह के नारे सामने आते हैं और ये कहा जाता है कि चुनाव में भाग लेने का मसला जो है वो तकनीकी मसला नहीं है। हाँ, ये सुन रहे हैं आप लोग? सुनाई दे रहा है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही आई है। सॉरी, हमारे यहाँ नेट बड़ा अनस्टेबल है और लाइट भी आ जा रही है तो उससे डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ विवाद ज्यादा उसमें हुआ जब एमएल वाला माओ के रास्ते वाली, चीन के रास्ते वाली बात सामने आई, तो ये कहा गया कि चुनाव में भाग लेने का हिस्सा जो है वो की मुद्दा नहीं है, टैक्टिकल मसला नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक मसला है। यानी जो सेमी फ्यूडल, सेमी कॉलोनियल कंट्रीज हैं और इस तरह की सिचुएशंस हैं, वहां चुनाव किसी भी तरह का रियल चुनाव नहीं हो सकता। वो केवल एक शासक वर्ग को वैधता प्रदान करने वाला अलोकतांत्रिक समाज और एक तरह की सामंती या सामंती व्यवस्था में व्यवस्था को वैधता प्रदान करने का ड्रामा ही हो सकता है। उसमें भाग लेने का कोई वजह नहीं है, और यूं भी वजह नहीं है। स्ट्रेटेजिक इसलिए है क्योंकि रास्ता हमारा लोक युद्ध से होके जाता है, पीपुल्स वॉर से होके जाता है। तो पीपुल्स वॉर का जो रास्ता हो वो हमारा स्ट्रेटेजिक रास्ता हो, तो उसमें चुनाव की क्या भूमिका बन सकती है। यानी वो 1917 के रूस से भी बताया गया कि स्थिति भिन्न है, उसमें कोई डुअल पावर जैसी स्थिति नहीं है। अगर डुअल पावर वाली स्थिति बनेगी तो वो लोक युद्ध के रास्ते ही बनेगी। तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता कि डुअल पावर क्या था और कैसे उसमें अप्रैल थीसिस आई थी और कैसे 1900 फरवरी क्रांति के बाद से ही तक जो चुनी हुई क्रांति के बाद चुनी हुई सरकार थी उसके विरुद्ध संघर्ष का नारा दिया था, अप्रैल थीसिस दी थी वगैरह वगैरह। लेकिन उससे भी भिन्न परिस्थिति पोस्ट माओ पीरियड में, माओ के रास्ते में ये माना गया कि किसी भी हालत में चुनाव में हिस्सा लेना, जबकि पीपुल्स वॉर रास्ता हो, वो पाथ ऑफ रिवोल्यूशन हो, चुनाव में हिस्सा लेना गलत होता है। ये सारी बहसें अपने यहाँ चली हैं। उन बहसों का डिटेल मैंने पहले ही कहा कि ये सारे लंबे चौड़े विषय हैं और आप लोग इस पर लंबी चर्चा कर सकते हैं, आगे और मीटिंगें भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन आज का मुख्य मुद्दा वो नहीं है। आज आप व्यावहारिक तौर पर देखें या ऐतिहासिक तौर पर देखें तो उन बहसों का क्या हुआ। उन बहसों का अपने यहाँ ये हुआ है कि सभी लोग चुनाव लड़ने वालों को तरह तरह के
फतवे देते हुए, तरह तरह से डिनाउंस करते हुए, तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हुए कि वो संशोधनवादी हैं, सामाजिक जनवादी हैं, बुर्जुआ हो गए, ट्रेटर हो गए, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं पुराने जमाने में पार्लियामेंट्स के लिए क्या कहा जाता था। ऐसे शब्द जिनका आज के समय में उल्लेख भी नहीं किया जा सकता, वो उस तरह से गाली दी जाती थी पार्लियामेंट को। तो उसमें जाने वाले हो गए, यानी दलाल हो गए। शब्द आप इंटरनल मीटिंग है आप कह ही सकते हैं। पार्लियामेंट को आप जानते हैं वेश्या कहा जाता था, और वेश्यावृत्ति का दलाल कहा जाने लगा उन लोगों को जो चुनाव में हिस्सा लेते थे, वगैरह वगैरह। तरह तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, जिन भाषाओं के इस्तेमाल की छाप आज तक बहुत सारे लोगों पर छूटी हुई है, पड़ी हुई है। लेकिन जिन लोगों ने चुनाव को इस तरह से डिनाउंस किया, वो सारे लोग देर सवेर चुनाव में उतरे। उनके व्यवहार में द्वैध था, इसको अगर नजरअंदाज भी कर दिया जाए। अगर कोई हथियार उठा के लड़ रहा हो, दंडकारण्य में हो, माओइस्टों की तरह हो, और वो चुनाव को डिनाउंस करे, तो फिर भी उसमें एक ईमानदारी दिखती है कि उसने व्यवहार में वो रास्ता पकड़ा हुआ है, पीपुल्स वार का रास्ता। वो रास्ता यहाँ लागू होता हो चाहे न लागू होता हो, लेकिन उसने अपने व्यवहार में वो रास्ता पकड़ा हुआ है, इसलिए वो दूसरों को, चुनाव में भाग लेने वालों को डिनाउंस कर रहा है। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ज्यादातर जिस प्रकार से टूट फूट हुई एमएल आंदोलन में, और जिस प्रकार के ग्रुप बने, और जिस प्रकार की भाषाएं एक दूसरे के प्रति गैर जिम्मेदारी से और गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल की जाने लगी, उसमें यह हुआ कि सभी एक दूसरे को डिनाउंस करने लगे। जो डिनाउंस करते थे एक समय में चुनाव में भाग लेने को, देर सवेर वो खुद चुनाव में उतरे। और खुद जब चुनाव में उतरे तो उसको क्रांतिकारी रणनीति का और क्रांतिकारी परियोजना का हिस्सा बताया। दूसरे चुनाव में भाग लें तो वो संशोधनवादी हैं, और हम चुनाव में उतरें तो ये क्रांतिकारी रणनीति का हिस्सा है, लेनिन का सिखाया हुआ है। इस तरह की आलोचना की पद्धति हमारे यहाँ आम रही है। ये पद्धति यूं भी आम है क्योंकि आंदोलन टूटा फूटा बिखरा है, इसलिए केवल चुनाव के संदर्भ में नहीं, तरह तरह के संदर्भ में एक दूसरे को ऐसे ही गाली दी जाती है। जो सबसे जोर से गाली देता है वो भाषा में ही गाली देता है, वो शब्दों में ही गाली देता है, शब्दों में ही अपने आप को शुद्ध क्रांतिकारी बताता है। उससे पूछा जाए कि वो किस हवा में सांस, अगर जीने खाने रहने को, हमारा मतलब है व्यक्ति का नहीं, आंदोलनों के जीने खाने रहने को इस तरह से गाली दी जाने लगे कि जिस हवा में सांस ले रहे हो वो सांस पूंजीवाद, वो हवा पूंजीवादी है, इसका मतलब तुम भी पूंजीवाद में सांस ले रहे हो। जैसे व्यक्तियों को गाली दी जाती है कि तुम अगर नौकरी कर रहे हो या तुम अगर अब जीविका अब पैदा कर रहे हो इस सिस्टम में, तो कोई गलत काम कर रहे हो और तुम पतित हो गए, बिना ये सोचे कि वो जो लोग गाली देते हैं वो किस हवा में सांस लेते हैं, उनकी जीविका, राजनीतिक जीविका कहां से आती है। समानांतर कहा जाए तो व्यक्तिगत जीविका भी कहां से आती है। बिना अपने ऊपर नजर डाले हुए गाली गलौज की पद्धति पड़ गई उसमें, जिसमें विषय छूटता गया। और ज्यादातर हमारे बीच में पद्धति ये हो गई कि हम एक दूसरे को तौलने लगे, नापने लगे, गाली देने लगे, फतवे देने लगे। सारा मसला जो है वो लेटरल हो गया। लेटरल माने अगल बगल वाला हो गया, कि जैसे मानो अगर आप नहीं होते, आप जो संशोधनवादी हैं, आप जो पतित हैं, आप जो ट्रेटर हैं, आप जो सामाजिक जनवादी हैं, आप नहीं होते तो क्रांति तो हो ही गई होती, हमने तो कर ही दी होती, बिना अपने ऊपर दृष्टिपात किए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो कहां से आ रहा है, कैसे जीविकोपार्जन हो रहा है, और कैसे आंदोलन, किस बात पर आंदोलन कर रहे हैं, और पहले हमने चुनाव के बारे में क्या कहा था और आज हम चुनाव के बारे में क्या कहते हैं और उसके बारे में क्या करते हैं। ये गैर जिम्मेदारी वामपंथ में रही है। तो किस्सा यहां तक पहुंचा है। वामपंथ और चुनाव का ये रहा है, ज्यादातर विवाद नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से विवाद हुआ, और वो विवाद व्यापक पैमाने पर माओ का रास्ता लागू होता है कि नहीं भारत में, इस बात को लेकर के हुआ, इस बात को लेकर के शुरू हुआ। वो बात ही गलत थी।
वो बात ही गलत थी। माओ का रास्ता वैसे भी भारत में लागू नहीं होता और आज माओ का रास्ता दुनिया में कहीं लागू नहीं होता। ये सारी दुनिया ने वो एक विशिष्ट कारण था वहां लागू होने का, जहां लागू हुआ कहीं भी लागू नहीं होता माओ का रास्ता। तो और माओ का रास्ता जो था, जिसे विचारधारा का दर्जा दे दिया गया, वो एक तरह से रणकौशल का, टैक्टिक्स का या पाथ ऑफ रिवोल्यूशन कह लीजिए, रणनीति और रणकौशल का मिला जुला रूप था। वो विचारधारा का रूप नहीं था। माओ का रास्ता विचारधारा का अंग नहीं था, वो लड़ाई का अंग था। लड़ाई किसी कैसे लड़ी जाए इसका अंग था, और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये इस बात से तय होता है कि आपका दुश्मन कौन है और जिस मैदान में आप लड़ाई लड़ रहे हैं उस मैदान की बनावट कैसी है। मैदान की बनावट और दुश्मन का स्वरूप ये विचारधारा नहीं तय करते, व्यवस्था विचारधारा तय करती है। समय विचारधारा तय करता है, इतिहास विचारधारा तय करता है, विज्ञान विचारधारा तय करता है। रणकौशल और लड़ाई के जो मसले होते हैं वो उसके अधीन आते हैं। वो विचारधारा विचारधारा का नया अध्याय नहीं शुरू करते। रणनीति का नया अध्याय तो शुरू हो सकता है, विचारधारा का नया अध्याय नहीं शुरू होता, वगैरह वगैरह। वो हम लोगों के बीच में लंबी चर्चा का विषय बन सकता है। हम लोग उससे इन चीजों को अपने जरूरत के मुताबिक समझ चुके हैं। वो बहसें आपस में काफी कर चुके हैं। इन बहसों का भी 40 साल का इतिहास है। जो लोग हम में से CLI वगैरह से जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि ये 1980 के आसपास से इस बहस में CLI का भी योगदान रहा है, वगैरह वगैरह। उसमें हम नहीं जाएंगे। आज जो चुनाव को लेकर के वामपंथियों के बीच में जो विवाद है, दुर्भाग्यवश उतना भी नहीं रह गया। इसमें फिर भी तो रणनीति की बात थी जब वो बात की जाती थी, और जब बहुत सारे लोगों ने हम में से आर्गू किया कि पूंजीवादी समाज में पीपुल्स वॉर का रास्ता काम नहीं करेगा, माओ का रास्ता काम नहीं करेगा, तो वो फिर भी एक सैद्धांतिक बहस थी। वैचारिक विचारधारात्मक बहस भले ना हो, लेकिन सैद्धांतिक बहस तो थी। आज वो बहसें सैद्धांतिक भी नहीं रह गई हैं। आज वो ये सारे चुनाव को लेकर के जो विवाद हैं वो पत्थर के टुकड़े हो गए हैं जो हम एक दूसरे पर फेंकते हैं। खुद चुनाव लड़ते हैं तो वो पत्थर अपनी जेब में रख लेते हैं, और खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं तो किसी दूसरे पर वो पत्थर निकाल के जो चुनाव लड़ रहा होता है उसके ऊपर फेंकते हैं, वगैरह वगैरह। और इस तरह के ढेर सारे पत्थर के टुकड़े हम लोगों की जेबों में हैं। कोई चुनाव को लेकर के है और कोई दूसरी बातों को लेकर के है। राजनीति से लेकर के दर्शन और कला और साहित्य तक ये ऐसे पत्थर हमारी जेब में पड़े हुए हैं जो हमेशा हम दूसरे पर फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दुर्भाग्यवश ये परिस्थिति बन गई है। इस बात से वामपंथ और चुनाव के बीच में हमने जैसे इस बात को रखा, इसी से नजरिया हम लोगों का साफ है कि वामपंथ का चुनाव में भाग लेने से कोई हिचक नहीं, कोई मतभेद नहीं। 1952 से लेके आज तक जो चुनाव में हिस्सा लिया गया है, चुनाव में हिस्सा लेने की वजह से कोई संशोधनवादी नहीं हो जाता। संशोधनवादी होने के क्या रूप हैं उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है, लेकिन चुनाव लड़ना एक टैक्टिकल मसला है और चुनाव लड़ने की वजह से कोई संशोधनवादी नहीं हो जाता। इसलिए ये जो विशेषण प्रयोग किया में लाया जाता है कि जो संसद मार्गी वामपंथी हैं, उस पर उसको ध्यान में रखना चाहिए कि उससे हमारा तात्पर्य क्या है। अगर संसद मार्गी वामपंथी से आपका मतलब है कि वो केवल संसद जाते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन के लिए कुछ नहीं करते, तो ये विशेषण सही है। संसद मार्गी उनको कह के उनको धता बताया जा सकता है, लेकिन संसद में जाने की वजह से उनको संसद मार्गी कहा जाता है तो ये गलत है। संसद में जाना अपने आप में कोई गलत नहीं है। अगर संसद में जाना, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, क्रांतिकारी रास्ते को आगे बढ़ने में बाधा डालता हो तो वो संसद मार्गी है, तो वो गलत है, तो वो संशोधनवादी है, वो गलत है। ये थोड़ी सी चर्चा सैद्धांतिक, तो ये साफ कर लिया जाए कि वामपंथ का चुनाव से कोई विरोध नहीं है। स्पेशली पूंजीवादी समाज में वामपंथ का चुनाव से कोई विरोध नहीं है। चुनाव से विरोध न होने का तात्पर्य कभी ये नहीं निकाला जा सकता कि क्रांति चुनाव के रास्ते से होगी। क्रांति किस रास्ते से होगी, ये वामपंथ को अलग से तलाशना पड़ेगा। और रास्ता का प्रश्न विचारधारा का प्रश्न नहीं होता, ये गांठ बांध लीजिए।
ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, ताकि अगली बार जब आप किसी को गाली देने पर उतारू हो तो शब्दों का अर्थ जानते हो गाली देने से पहले। सॉरी, ये बात रिपीट कर दीजिए रवि। रास्ते का प्रश्न विचारधारा का प्रश्न नहीं होता, यही बोला ना आपने? रास्ते का प्रश्न जो है, रणनीति और रणकौशल का प्रश्न विचारधारा का प्रश्न नहीं होता। रणनीति और रणकौशल जो है वो इस बात से तय होता है कि आप किस समाज में क्रांति करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके वर्ग शत्रु कौन है और आपके साथ कौन है, उससे रणनीति और रणकौशल तय होता है। वो विचारधारा का प्रश्न नहीं है। विचारधारा जो है वो सर्वहारा की विचारधारा है, जिसे मार्क्सवाद कहते हैं। वो इससे तय नहीं होता कि आप चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। चुनाव लड़ने या न लड़ने के पैमाने पर आप किसी को विचारधारा छोड़ने या पकड़ने की गाली नहीं दे सकते या वाहवाही नहीं कर सकते। ये मैं बार बार, सिंपल सा पॉइंट है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि ये सिंपल पॉइंट लोग आलोचना करते हुए या बहस करते हुए भूल जाते हैं। अगर ये हो गया, अगर ये बात साफ है तो, और मैं जैसा कि कह रहा था कि चुनाव में भाग लेने से वामपंथ का कोई मतभेद नहीं है, इसका अर्थ यह कतई नहीं निकलता कि चुनाव के रास्ते क्रांति होगी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। चुनाव में भाग लेना, इसके अलग कारण होंगे, और क्रांति का रास्ता क्या होगा ये चुनाव के होने ना होने से नहीं तय होगा। वो उसे आपको अपने ढंग से तय करना पड़ेगा। रूस वालों ने अपने ढंग से तय किया, चीन वालों ने अपने ढंग से अपने समय और समाज के मुताबिक तय किया, और हमको अपने समय और समाज के मुताबिक तय करना पड़ेगा। तो दोनों बातें हैं। चुनाव लड़ने से कोई विरोध नहीं है वामपंथ का, लेकिन वामपंथ ये नहीं कहता कि चुनाव के रास्ते, अगली क्रांतियां चुनाव के रास्ते ही आएंगी। किस रास्ते से आएंगी ये एक खुला प्रश्न है, और इस पर अलग से लंबी चर्चा की जरूरत है कि पूंजीवादी देशों में, खास करके ऐसे पूंजीवादी देशों में जहां किसी न किसी तरह का लोकतंत्र स्थापित हुआ हो, और उस लोकतंत्र के रास्ते पूंजीवादी व्यवस्था को लोक स्वीकार्यता और लोक वैधता प्राप्त हुई हो, ऐसे समाज में रास्ता क्या होगा, ये अभी इतिहास ने इस प्रश्न को सुलझाया नहीं है। इसका उत्तर दुनिया में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी ऐसे पूंजीवादी देश में जहां लोकतंत्र सुस्थापित हो और जहां लोकतंत्र के रास्ते पूंजीवाद को वैधता, लोक वैधता प्राप्त हो, लोक स्वीकार्यता प्राप्त हो, ऐसे किसी भी देश में आज तक क्रांति हुई नहीं है। इसलिए वो रास्ता साफ नहीं है। वो रास्ता आगे बहस का और आगे खोज का विषय है, और रास्ते हमेशा खोज का विषय होते हैं। इससे ये नहीं होता कि अगर कोई ये कहे कि रास्ता खोज का विषय है तो वो विचारधारा पर प्रश्न उठा रहा है, उसके मन में विचारधारा के प्रति शंका या संदेह पैदा हो गया। इस निष्कर्ष तक दौड़ नहीं लगा देनी चाहिए। जल्दी से ये नहीं कहने लगने, देखो देखो उसको तो संदेह हो गया। अरे संदेह नहीं हुआ, विचारधारा पे संदेह नहीं है। वो एक हकीकत का बयान कर रहा है कि जिस परिस्थिति में वो है, वह देश और वह समय और वह व्यवस्था, वैसा कोई उदाहरण इतिहास में नहीं है जहां क्रांति संपन्न हुई हो। इसलिए जैसा पका पकाया रास्ता रूसी क्रांति का है, जैसा पका पकाया रास्ता चीनी क्रांति का है, वैसा पका पकाया रास्ता अभी भारतीय क्रांति का या अन्य भविष्य की क्रांतियों का तय नहीं हुआ है। तो ये बहुत मोटी सी बात है। पॉइंट नंबर 1 में इसको रख लीजिए। हो सकता है मैं समय ज्यादा ले रहा हूं तो थोड़ा मैं जल्दी करूंगा। दूसरा विषय है कि अगर ये वामपंथ और चुनाव के बारे में ये समझदारी, वैचारिक समझदारी स्पष्ट है, तो आप भारत जैसे समाज में कैसे तय करेंगे कि हम चुनाव के बारे में, यानी जैसे वामपंथ की विचारधारा जो प्रकाश डालती है चुनाव के प्रश्न पर, और वामपंथ का इतिहास जो प्रकाश डालता है चुनाव के प्रश्न पर, उस तरह का प्रकाश हमारा समय और हमारा भारतीय समाज, भारतीय व्यवस्था और भारत की आज की राजनीति, उससे कैसी रोशनी पड़ती है चुनाव के प्रश्न पर। और यहां भी कुछ नई बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। हमें शुरू यहां से करना, और यह भी लंबा चौड़ा विषय है, और आप में से जो लोग निरंतरता के साथ हमारी बहसों में, एनएसआई की बहसों में शरीक हुए हैं, वो जानते हैं कि हम लोग लंबे समय से ये बात कहते रहे हैं और डंके की चोट पर कहते रहे हैं। वो ये कि किसी भी समाज की राजनीति केवल व्यवस्था के स्वरूप से तय नहीं हो जाती। व्यवस्था के स्वरूप से राजनीति का एक प्रधान अंग तय होता है
लेकिन यह जो कहा जाता रहा है, एक गलत समझदारी के तहत ये कहा जाता रहा है कि अगर आपने ये समझ लिया कि भारत में पूंजीवाद है तो भारत में समाजवादी क्रांति होगी, बाकी चीजें उसी से निगमित की जा सकती हैं, डिराइव की जा सकती हैं। तो आपको सिर्फ ये तय करना है कि भारत में पूंजीवाद है कि नहीं। अगर ये आपने तय कर लिया तो बाकी बातें तय हो गई, क्योंकि भारत में अगर पूंजीवादी व्यवस्था है तो समाजवादी क्रांति होगी, और समाजवादी क्रांति होगी तो बाकी चीजें समाजवादी क्रांति की थीसिस से निकल आती है। ये गलत समझदारी है। गलत समझदारी कहने का मतलब ये नहीं कि व्यवस्था पर हम ध्यान नहीं देंगे और हम ये नहीं देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में कैसी व्यवस्था है। हम लोग जो कह रहे हैं और हम लोगों ने पिछले 10 सालों में जो भी समझने की कोशिश की है एक मोटे स्तर पर, उसका आकलन ये निकला है कि व्यवस्था केंद्र में है, पूंजीवादी व्यवस्था है कि नहीं और है तो किस प्रकार की है, इससे कोई भी वामपंथी दल अपना इस प्रश्न से पीछा नहीं छुड़ा सकता। यह तो देखना ही पड़ेगा, अनिवार्य है ये, लेकिन काफी नहीं है। अनिवार्य है लेकिन काफी नहीं है। तो बचता क्या है? बचता यह है कि किसी भी समाज का जो लंबे दौर का इतिहास है और किसी भी समाज का जो मस्तिष्क है और किसी भी समाज की जो संस्कृति है और किसी भी समाज का समग्र आचार और व्यवहार है, वो केवल व्यवस्था से निगमित नहीं किया जा सकता, वो केवल व्यवस्था से डिराइव नहीं किया जा सकता। अगर व्यवस्था से डिराइव करने वाली बात होती, आचरण, समग्र आचरण व्यवस्था से पूरी तरह निगमित कर लेने वाली चीज होती, तो आज दुनिया भर में पूंजीवाद है तो दुनिया भर में एक ही प्रकार के समाज पाए जाते, सभी जगह के लिए एक ही प्रकार की राजनीति तय हो जाती, एक ही प्रकार से क्रांति का रास्ता तय हो जाता। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में 150 पूंजीवादी देश हैं, लेकिन सारे पूंजीवादी समाज नहीं है। पूंजीवादी समाज कोई होता नहीं है। समाज जो है वो हजारों साल की सभ्यता संस्कृति से तय होता है। इसीलिए 150 पूंजीवादी देश 150 प्रकार के हैं। 150 पूंजीवादी देशों में अलग अलग 150 प्रकार की पूंजीवाद विरोधी क्रांतियां होंगी। इतनी मोटी बात उस बात से नहीं निकल पाती जो ये तय करता है कि स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो सोशलिस्ट है, समाजवादी क्रांति होगी तो मूल मसला तय हो गया, ये बात निर्धारित नहीं होती। और उसका कारण ये है कि बाकी समाज, पूंजीवाद में समाज ही है, समाज के अंदर ही रहता है, लेकिन पूंजीवाद को यानी व्यवस्था को अलग हटा लिया जाए तो बाकी समाज बचता है कि नहीं, समाज में कुछ और है कि नहीं, या हमारे समाज में जो कुछ भी चलता है वो सारा का सारा पूंजीवाद का दिया हुआ है या पूंजीवाद का संजोया हुआ है। अगर पहले से भी चला आ रहा हो तो बचा हुआ इसलिए है क्योंकि पूंजीवाद उसको बचा के रखना चाहता है। इस प्रकार के विश्लेषण हम लोग भी करते रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोग बहस कर रहे थे उन लोगों से जो लोग कहते थे कि भारतीय समाज किसी न किसी रूप में सामंती है, जिसे अर्ध सामंती कहा जाता था, उन लोगों से बहस करते हुए हम लोग ये कहते थे कि जो सामंती आचार व्यवहार आपको दिखाई पड़ रहा है वो इसलिए है क्योंकि पूंजीवाद ने अपने कारणों से उसको बचा के रखा हुआ है। अगर पूंजीवाद उसको बचा के नहीं रखता तो वो खत्म हो जाता। तो ये हम लोगों का जो तर्क था ये कुतर्क था। कुतर्क इस रूप में था कि सिर्फ पूंजीवाद के बचा करके रखने की वजह से भारत में धर्म नहीं बचा हुआ है, सिर्फ पूंजीवाद के बचा के रखने की वजह से भारत में जाति नहीं बची हुई है, सिर्फ पूंजीवाद के बचा के रखने की वजह से भारत में भारतीय स्वरूप जो पितृसत्ता का है वो नहीं बची हुई है। ये जो मुख्य अंग है सामाजिक संरचनाओं के, व्यवस्था से इतर सामाजिक संरचनाओं के जो मुख्य अंग हैं और अनेक और दूसरे अंग भी हैं इसके, ये सारे के सारे पूंजीवाद के बचाने की वजह से नहीं बचे हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। धर्म 3000 साल से चला आ रहा है, पितृसत्ता 3000 साल से चली आ रही है, जाति पता नहीं 2000 साल से कि 3000 साल से वो भी चली आ रही है उसमें। तो जो ये सरलीकृत व्याख्या की जाती है कि पूंजीवाद से सारी चीजें तय हो गई और अगर आपको थोड़ा बहुत
बहुत पुरातन आचार व्यवहार विचार दिखाई दे रहा है समाज में, तो वो पूंजीवाद के षड्यंत्र की वजह से दिखाई दे रहा है, ऐसा मत समझिए। उसमें काफी हद तक पूंजीवाद की मजबूरी भी है। पूंजीवाद की मजबूरी इस रूप में कि वो चाहे भी तो इनको खत्म नहीं कर सकता। वो चाहेगा क्यों खत्म करना, ये अलग से बहस की जा सकती है कि पूंजीवाद धर्म को खत्म करना चाहेगा कि नहीं, पूंजीवाद जाति को खत्म करना चाहेगा कि नहीं, पूंजीवाद पितृसत्ता को खत्म करना चाहेगा कि नहीं, इस पर आप अलग से बहस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो खत्म करना चाहता भी तो नहीं कर पाता, इस अर्थ में पूंजीवाद की ये मजबूरी भी है। और अगर पूंजीवाद अपनी सर्वोच्च सत्ता और अपनी सार्वभौमिक फैलाव और विचार के फैलाव और सारी लोक स्वीकार्यता के बावजूद इन चीजों को खत्म नहीं कर पा रहा है, तो एक नतीजा तो यह निकल सकता है कि वो खत्म करना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो खत्म करना चाहता तो भी वो खत्म नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पूंजीवाद ज्यादा से ज्यादा 300 साल पुराना है, हमारे यहाँ 100 साल पुराना है मोटे तौर पर कहें तो, और ये चीजें 3000 साल पुरानी है। और 3000 साल पुरानी चीजें अपने आप को जनता के दिमाग में, समाज के दिमाग में किस तरह से कायम रखती हैं, ये आप में लंबा चौड़ा विषय है। इस विषय से आजकल हम लोग जूझ रहे हैं। जो लोग आप लोग सम्मिलित होते हैं हमारी चर्चाओं में, वो जानते हैं कि हम लोग ये प्रश्न सभी से पूछते हैं और ये समझना चाहते हैं कि आचार व्यवहार धर्म और जाति के स्तर पर भारत के गांव का समाज कम से कम क्यों आज भी वो ऐसा ही है जैसा आज से 2000 साल पहले था, थोड़े मोड़े बदलावों के बावजूद। पितृसत्ता वैसी ही है, जाति वैसे ही है और धर्म वैसे ही है, थोड़े मोड़े बदलावों के बावजूद। तो ये कैसे पुष्ट दर पुष्ट सैकड़ों पुष्टों तक संचारित होती है, ट्रांसमिट होती है, ये बहुत ही गहरा विषय है, दार्शनिक और राजनीतिक विषय है। और हमारे हल किए हम जानते हैं ये हल होगा नहीं। दुनिया भर के लोग इसको हल करने में लगे हुए हैं कि संस्कृतियां कैसे बनती हैं और समाजों का सांस्कृतिक दिमाग कैसे बनता है। ये बहुत गहरा प्रश्न है। अभी हम अपने, चूंकि हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम कोई थीसिस नहीं लिखने जा रहे, हम कोई पेपर नहीं पब्लिश कर रहे, हम केवल बौद्धिक स्तर पर इस समस्या के समाधान का इंतजार नहीं करेंगे। राजनीतिक शक्तियां इंतजार इस रूप में नहीं करती, अपना अब जितनी समझ में उस समय तक पहुंची होती है, जहां मानव समझ पहुंची होती है, उसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश करती हैं। और ऐसी कोशिश हमने इस प्रकार से की है कि जो व्यवस्था है वो पूरे समाज को जन्म नहीं देता, पूरी सामाजिक संरचना को जन्म नहीं देता। सामाजिक संरचना हजारों साल पुरानी है और उसकी गोदी में व्यवस्था, नई व्यवस्था आकर बैठती है, उसकी गोद में आकर बैठती है। पूंजीवाद भारतीय समाज की गोद में आकर बैठा है और इसलिए पूंजीवाद जब भारतीय समाज में की गोद में बैठने की उसने मशक्कत की है पिछले 100 सालों में, तो उसमें से भारतीय पूंजीवाद का एक स्वरूप निकला है। यानी हमें इस सिद्धांत से, इस मैकेनिकल सिद्धांत से अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा कि व्यवस्था अगर आपने तय कर ली कि पूंजीवाद है, तो बाकी सारी अधिरचना, जिसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता था पुरानी भाषा में, वो सारी निर्धारित हो जाती है। आधार जो है वो अधिरचना को निर्धारित कर देता है। और आधार क्या है? वर्ग संबंध आधार हैं। और धर्म क्या वर्ग संबंध है? जाति क्या वर्ग संबंध है? पैट्रियार्की क्या वर्ग संबंध है? अगर ये वर्ग संबंध नहीं है तो ये आधार नहीं है, और अगर आधार नहीं है तो निश्चय ही अधिरचना में होंगे, और अधिरचना में होंगे तो आधार उन्हें निर्धारित कर रहा होगा। आप देख रहे हैं तर्क कैसे आगे बढ़ता है। इस तरह का यांत्रिक तर्क आगे बढ़ाया जाता है, इससे कुछ नहीं समझा जा सकता। समाज की जटिलता के बारे में कोई कुछ नहीं समझ सकता अगर ये तर्क लेकर के आगे चले तो। मार्क्सवाद का मार्क्सवाद की ये मंशा ही नहीं थी। आधार और अधिरचना शब्दों के इस्तेमाल में मार्क्स की ये मंशा नहीं थी। वो पूरे वो पूरे मानव जाति के 1000 साला इतिहास की सामान्य सैद्धांतिक फ्रेमवर्क प्रस्तुत कर रहे थे,
उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उस सामान्य सैद्धांतिक फ्रेमवर्क को लोग अपने गांव की व्याख्या में लागू कर देंगे कि हमारे गांव में पूंजीवाद है कि सामंतवाद है, और हमारे गांव में जो मंदिर है वो जब 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 सामंतवाद से पूंजीवाद में प्रवेश हुआ तो उस मंदिर का स्वरूप कैसे बदल गया और वो मंदिर अब कैसे पूंजीवादी मंदिर बन गया। नो, मैं कैरिकेचर कर रहा हूं, लेकिन मैं इस कैरिकेचर के जरिए आपको इस तर्क पद्धति की यांत्रिकता का या बेवकूफी पर आपकी नजर ले जाना चाहता हूं। अगर ये नहीं है, अगर आप आधार से अधिरचना के ये अंग उपांग इतने डिटेल में नहीं निकाल सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यही करना पड़ेगा, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आधार जो 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 व्यवस्था है, व्यवस्था का आधार वर्ग संबंध है, व्यवस्था के अंदर ही एक अधिरचना है, वो है स्टेट, वो है कानून, वो है संविधान, और वो है लीगैलिटी, और वो है नागरिकता की अवधारणा वगैरह वगैरह। ये सारे अधिरचना के अंग हैं। ये पूंजीवादी आधार से, पूंजीवादी वर्ग संबंधों से ये उद्भूत होते हैं। पूंजीवादी राज्य पूंजीवादी आधार से पैदा होता है, इसमें कोई दोष राय नहीं है, इसमें पुरानी तर्क पद्धति काम करती है। लेकिन पूंजीवादी आधार और पूंजीवादी अधिरचना को मिलाकर जो व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था को हटा लें तो क्या समाज में कुछ नहीं बचता? तो हमारा उत्तर है नहीं, समाज में बहुत कुछ बचता है। समाज का की सभ्यता, संस्कृति, आचार व्यवहार का बहुत बड़ा हिस्सा बचता है जो बाजार की पकड़ में नहीं आता। परिवार बाजार की पकड़ में आया है, लेकिन पूरी तरह बाजार की पकड़ में नहीं आया है। धर्म बाजार की पकड़ में आया है, लेकिन पूरी तरह बाजार की पकड़ में नहीं आया है। केवल बाजार के बचाए रखने की वजह से धर्म नहीं बचा है। बाजार लुप्त भी हो जाए तो भी धर्म लुप्त नहीं होगा। तो ये अगर हम इस व्यावहारिक दृष्टिकोण तक पहुंचते हैं कि व्यवस्था को डिस्टिल अवे कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, आसवित कर लिया जाए, तो समाज में कुछ बचता है कि नहीं? तो हमारा उत्तर है कि समाज में बहुत कुछ बचता है, और जो बहुत कुछ बचता है उस पर अलग से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और अभी जो चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हमारा निष्कर्ष ये निकलता है, हमारी समझ हमें यहां ले आती है कि जो ये बचता है, जिसे हम बाकी समाज कहते हैं, व्यवस्था से इतर बाकी समाज कहते हैं, व्यवस्था से इतर नहीं होता कुछ भी। आप मतलब हमारा समझ रहे हैं कि व्यवस्था को एक कंसेप्चुअल ढंग से आप अलग कर लें, अपने दिमाग में अलग कर लें, तो आपके दिमाग में समाज के रूप का कोई और हिस्सा अलग से बचता है कि नहीं? तो उत्तर है कि बचता है। समाज में तो अलग अलग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि समाज में व्यवस्था अलग चलती हो और धर्म अलग चलता हो, व्यवस्था अलग चलती हो और जाति अलग चलता हो। समाज में ऐसा नहीं होता। समाज का जो जीवन होता है वो समग्र होता है। वो समाज ये अलग करके नहीं चलता कि ये वाला व्यवस्था है और ये वाला जो है वो बाकी समाज है। ये हम अपनी पद्धतिगत विश्लेषण कर रहे हैं, और हमारी पद्धति में हम व्यवस्था को बाकी समाज से अलग कर रहे हैं। और इस पद्धति में व्यवस्था को अलग करने के बाद अगर बाकी समाज बचता है, तो जो बाकी समाज बचता है उसकी चुनाव में भूमिका बनती है कि नहीं? और ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है। ये हम लोगों के विचार पद्धति की, हम लोगों के विश्लेषण की बहुत, हमारी औकात के मुताबिक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो ये चुनाव हैं जिसके जरिए राज्य गठित होता है, ये चुनाव व्यवस्था और बाकी समाज के बीच की अंतरक्रिया है। इसी चुनाव के जरिए व्यवस्था बाकी समाज को अपने आप में नाधती है। और भी जरिए हैं, ये अकेला जरिया नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक जरिया यही है। इस चुनाव के जरिए व्यवस्था बाकी समाज को अपनी परियोजना में नाधती है। क्योंकि जब चुनाव लड़ने लोग जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं कहते कि तुम्हारा वर्ग हित क्या है, केवल व्यवस्था के प्रश्नों पर, या राज्य जो है वो किस तरह से आपकी आर्थिक दशा सुधारेगा, ये केवल नहीं कहता। ज्यादातर मसले हम चाहें या ना चाहें, हम जितना भी जनता को समझाना चाहें कि भाई असली मुद्दों पर चुनाव लड़ो, आर्थिक मुद्दे पर चुनाव लड़ो, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ो, गरीबी पे चुनाव लड़ो, चाहे
जितना भी हम ये कहते रहें, होता ये है कि कोई आकर के बहुत आसानी से उसे ये बता जाएगा कि भाई तुम तो हिंदू हो, मुसलमानों की वजह से प्रॉब्लम है, तुम तो सवर्ण हो और आरक्षण ने तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दिया। उसमें आर्थिक भी है और जाति भी है, और जाति केवल आरक्षण की वजह से नहीं पैदा हुई। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आप चाहे जितने तार्किक आधार पर चुनाव लड़ना चाहें, दूसरे आधारों पर चुनाव को मोड़ दिया जाएगा। जो भी वो मुद्दा उठाएगा, और प्रतियोगिता वाले चुनाव में आप किसी को रोक नहीं सकते, कोई कानून नहीं बना सकते कि आप चुनाव के भाषण में ये कहेंगे और वो नहीं कहेंगे। कुछ कानून बना सकते हैं कि आप जेनोसाइड नहीं करवा सकते, आप हेट मॉन्गरिंग नहीं कर सकते, और ऐसे कानून होने के बावजूद क्या हो रहा है आजकल के चुनाव में, वो आप देख रहे हैं। कुछ हद तक आप नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जनता के दिमाग में, समाज के दिमाग में, समाज की संस्कृति में अगर व्यवस्था से इतर दूसरे आचार व्यवहार के मसले हैं और मान्यताएं हैं, तो उनका चुनाव में इस्तेमाल होने से कोई रोक नहीं सकता किसी को। उनका चुनाव में इस्तेमाल होगा। यानी समाज का जो दिमाग है उसमें व्यवस्था हाथ डालेगी, और जो कचरा है समाज के दिमाग में, उस कचरे का इस्तेमाल व्यवस्था चुनाव के जरिए हाथ डालकर उस कचरे का इस्तेमाल व्यवस्था के हित में करेगी। यानी चुनाव जो है, चुनावी राजनीति जो है, वो बाकी समाज को व्यवस्था से जोड़ने वाली प्रधान प्रक्रिया है, प्रधान प्रोसेस है। ये हमारी समझदारी है। अब इस समझदारी से क्या निकलता है? इस समझदारी से दो बातें निकलती हैं। एक बात तात्कालिक निकलती है और दूसरी थोड़ी दूरगामी निकलती है। तात्कालिक बात यह निकलती है कि समाज का दिमाग दिया हुआ है, समाज की संस्कृति दी हुई है, और ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ना हो तो हम क्या करेंगे, या ये समझना कि ऐसी परिस्थिति में ही दूसरी राजनीतिक पार्टियों को या बुर्जुआ राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ना पड़ता है, और एक दूसरे से वो प्रतियोगिता में है, तो कुछ भी चलता है। जिस भी तरीके से एक पार्टी दूसरे को हरा दे, उसके लिए वो करेगी। अगर मसला यहां पहुंचा हुआ है, मूल्यों का मसला नहीं है, जीतने का मसला है, तो वो कुछ भी करेगी वो बुर्जुआ पार्टी। तो इसकी मजबूरी कहां से आती है? ये केवल उस बुर्जुआ पार्टी की क्रिमिनलिटी है कि वो कम्युनलिज्म का इस्तेमाल करती है, या उसकी मजबूरी भी है? तो हमारा ये मानना है कि ये सिर्फ उसका अपराध नहीं है, ये उसकी मजबूरी भी है। जो चुनाव के रास्ते संप्रदायवादी राजनीति अपना पैर फैलाती है, और चुनाव के रास्ते लोगों को हिंदू मुसलमान बनाया जाता है और सेक्टेरियन बनाया जाता है, या दंगे करवाए जाते हैं चुनाव के कारण, वो केवल अपराध नहीं है राजनीतिक शक्तियों का, वो राजनीतिक शक्तियों की मजबूरी भी है। दोनों का मिला जुला रूप है, और इन दोनों, ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल अपराध तब होता जब वो नहीं करते तो नहीं होता। आडवाणी ना होते तो रथ यात्रा ना होती, मोदी ना होते तो दंगे ना होते, ये कहना है। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि केवल उनके होने की वजह से दंगे होते हैं। इन दोनों में से कोई भी नहीं था, या आडवाणी रहे होंगे। और पार्टीशन जब हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा दंगा हुआ, जिसमें 10 से 20 लाख के बीच कोई संख्या भी हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता, लोग मारे गए। कोई ब्रिटिशर्स ने दंगा नहीं करवाया, कांग्रेस पार्टी ने दंगा नहीं करवाया, मुस्लिम लीग ने दंगा नहीं करवाया, राजनीतिक शक्तियों का दंगा करवाने की कोई योजना नहीं थी पार्टीशन के टाइम में, और फिर भी दंगे हुए। और जहां विभाजन हुआ, जिस पंजाब और जिस बंगाल में, सिर्फ वहीं दंगे नहीं हुए, बीच बीच में पड़ता है यूपी, बीच बीच में पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर, वहां अचानक एक मेले में दंगा हो गया जिसमें हजारों लोग मारे गए। अचानक एक हफ्ते के अंदर हजारों लोग मारे गए। तो हमारे समाज में कुछ है कि दंगा होता है, थोड़ा उकसा दो तो दंगा हो जाता है, थोड़ी कोई राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो गई तो दंगा हो जाता है। करवाने वाले अपराधी हैं, लेकिन करवाने वाले भी आज जैसे उदाहरण के लिए राजनीतिक प्रतियोगिता की वजह से हर हथकंडा अपनाने को राजनीतिक शक्ति अगर जीतने के लिए मजबूर हो तो वो दंगे भी करवाएगी। ये समग्र समझ है।
ये किसी के अपराध को न्यायोचित नहीं ठहराना है, किसी के भी अपराध को जस्टिफाई नहीं करना है, ये हकीकत का बयान है। जनता इस राजनीति में, चुनाव के इस प्रारूप में, चुनाव जिस तरह से हो, चुनाव की राजनीति जिस तरह से चलती है और जिस तरह से कम्युनलिज्म, सेक्टेरियनिज्म दंगों पर आधारित हो गई है, इसमें जनता का भी योगदान है, समाज की मानसिकता का भी योगदान है, वरना केवल अपराधियों की वजह से ये अपराध नहीं हो रहा है। अपराधियों की वजह से ये अपराध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपराध संभव है और इस अपराध से के फल मिलते हैं अपराधियों को, अच्छे फल उनको मिलते हैं, जीत उनको मिलती है। ये बहुत मोटी बात आपको लगेगी, लेकिन आप पाएंगे कि जब लोग विश्लेषण करते हैं, अच्छे भले विद्वान मार्क्सवादी भी विश्लेषण करते हैं, तो इस बात पर उंगली नहीं रखते, मन में इस बात उनके होगी भी तो इस बात को रेखांकित नहीं करते। इसीलिए डेमोक्रेसी डायलॉग के हर लेक्चर में किसी न किसी रूप में हम लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप समाज की, जनता की कितनी जिम्मेदारी मानते हैं या उसके प्रति सचेत हैं कि नहीं, कि उसकी वजह से भी ये हो रहा है। ये जनता को गाली देना नहीं है, इतिहास को समझना इतिहास को गाली देना नहीं होता, समाज को समझना समाज को गाली देना नहीं होता। लेकिन आप ख्याली पुलाव पकाएं जनता के बारे में, समाज के बारे में और इतिहास की दशा के बारे में, तो यह आपकी गलती होगी। यह हकीकत ऐसा है जिसमें यह भी कहना पड़ेगा। और अगर यह कहना पड़ेगा तो चुनाव के बारे में क्या रूप निकलता है? चुनाव के बारे में यह रूप निकलता है कि कुछ हद तक हमारे समाज में अगर प्रतियोगिता वाले चुनाव होंगे तो उसको आप इस तरह के कैलकुलेशन से रोक नहीं सकते। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि तो वामपंथ क्या करे? क्या वामपंथ भी हिंदू हिंदू करे? वामपंथ भी दलित दलित या ब्राह्मण ब्राह्मण करे? उत्तर है बिल्कुल नहीं, वामपंथ ये नहीं करेगा। और अगर यह परिस्थिति है, समाज और देश की यह परिस्थिति बनी हुई है, तो वामपंथ चुनाव के रास्ते प्रमुख प्रतियोगी बन भी नहीं सकता। तो वामपंथ का क्या कहेंगे, डिक्लाइन हुआ है, जो पराभव हुआ है, उसमें वामपंथ की सब्जेक्टिव फोर्सेस क्या दोषों का हिस्सा तो है, लेकिन सिर्फ वो कारण नहीं है। एक भौतिक कारण, एक आधारभूत कारण भी है वामपंथ के पराभव का। कि देखिए तर्क कैसे बनता है, रास्ता बना नहीं अभी क्रांति का, क्रांतिकारी आंदोलन किसे कहेंगे ये तय नहीं हुआ। पूरे देश के पैमाने पर हम अपना गाल जैसे बजाते रहें और अपने आप को जितना क्रांतिकारी घोषित करते रहें और बगल वाले वामपंथी को जितना संशोधनवादी, सामाजिक जनवादी कहते रहें, लेकिन क्रांति का रास्ता देश के रास्ते पर स्वीकार नहीं हुआ। कि क्या है क्रांति का रास्ता? चुनाव प्रधान राजनीतिक एक्ट है राजनीति के क्षेत्र में। इसमें भाग लेना न लेना आपके हाथ में नहीं रह गया। पहले वाले हिस्से में हमने ये साफ किया कि भाग लेना पड़े तो परेशान मत होइए, भाग लेने से हमारे वामपंथ पर कोई आंच नहीं आती। हमारा सिद्धांत चुनाव में भाग लेने के विरुद्ध नहीं है। लेकिन अगर आप भाग लेंगे और हमारा समाज ऐसा है कि बाकी समाज के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो कोई ना कोई राजनीतिक शक्ति उस दिमाग में हाथ डालेगी और वो गंदगी निकालेगी और उसके आधार पर चुनाव करवाएगी, तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि वामपंथ भी उसी गंदगी में हाथ डाले और वही जाति करे और वही धर्म करे? मेरा उत्तर है बिल्कुल नहीं। ये नतीजा नहीं निकलता। इससे नतीजा ये निकलता है कि वामपंथ को अपनी फ्रेमवर्क की सीमा समझनी पड़ेगी। आज ही वामपंथ चाहे कि वो दिल्ली जीत ले, आज ही वामपंथ चाहे कि वो प्रधान विपक्ष भी बन जाए, तो ये संभव नहीं है। और उसका कारण ये है कि हम सिर्फ व्यवस्था के आंगन में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम समाज के आंगन में भी चुनाव लड़ रहे हैं। व्यवस्था के आंगन में सिर्फ चुनाव लड़ना अगर किसी जादू की तरह से संभव हो जाता तो हम जीत भी जाते या हम कम से कम मुख्य विपक्ष बन जाते, क्योंकि हम वर्ग के प्रश्न पर सबको घेर लेते, इकोनॉमिक प्रश्न पर हम सबको घेर लेते, अमीरी गरीबी के प्रश्न पर, शोषण के प्रश्न पर, अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर, राज्य के कल्याणकारी होने न होने के प्रश्न पर हम सारी बुर्जुआ पार्टियों को घेर लेते और हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती। हमारी स्थिति खराब क्यों है? हमारी स्थिति खराब इसलिए है क्योंकि केवल व्यवस्था के आंगन में चुनाव नहीं लड़े जाते, बाकी समाज के आंगन में भी चुनाव लड़े जाते हैं और बाकी समाज के आंगन में हमारी स्थिति खराब है।
अब हमें ये देखना ये पड़ेगा कि बाकी समाज के आंगन में, सामाजिक दिमाग में अगर वामपंथ की स्थिति खराब है तो वो क्यों खराब है। वामपंथ की स्थिति बाकी समाज के आंगन में इसलिए खराब है क्योंकि बाकी समाज अभी आधुनिक समाज नहीं बना है। बाकी समाज आधुनिक समाज बनने से बहुत दूर है। हमने, आप में से जो लोग इन बहसों में शरीक होते हैं वो जानते हैं कि हमारी समझ बहुत पक्की और बहुत मोटी है कि व्यवस्था के आंगन में हमारा नारा है समाजवाद और बाकी समाज के आंगन में हमारा नारा है आधुनिकता। आधुनिकता माने इंसानी बराबरी, आधुनिकता माने हर नागरिक बराबर हो, आधुनिकता माने तर्क से बहस करें, आधुनिकता माने विज्ञान और तर्क और हकीकत, आस्था और मान्यता को कम से कम सार्वजनिक क्षेत्र में हराएगा। कम से कम सामाजिक, आपके दिमाग में, आपके घर में धर्म और आस्था और अंधविश्वास कितना बना रहेगा, ये मसला नहीं है राजनीति का। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र है समाज का, उस सार्वजनिक क्षेत्र में अगर इंसानी बराबरी आएगी, तार्किकता आएगी, बराबर का नागरिक आएगा, संविधान प्रदत्त सभी को बराबर के अधिकार आएंगे, तो उसको हम आधुनिकता कहेंगे। और ये आधुनिकता, व्यवस्था तो आधुनिक है क्योंकि पूंजीवादी है, लेकिन व्यवस्था का आधुनिक कहना न कहना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। आधुनिकता शब्द जो है वो सामाजिक दायरे का शब्द है। समाज कोई आधुनिक हो सकता है या पूर्व आधुनिक बना रह सकता है, और हमारा समाज, बाकी समाज हमारा आधुनिक नहीं बना है। इसकी वजह से न केवल वामपंथियों की दुर्दशा है चुनाव में, बल्कि आधुनिकतावादी, उदारवादी बुर्जुआओं की भी दुर्दशा है चुनाव में। जब से चुनावी प्रतियोगिता तीखी हुई है, जब से राष्ट्रीय आंदोलन का वर्चस्व विलुप्त हुआ है, जब से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जो राष्ट्रीय आंदोलन के कारण था वो विलुप्त हुआ है या घटा है, तब से चुनावी प्रतियोगिता गहरी हुई है। और जब से चुनावी प्रतियोगिता गहरी हुई है कांग्रेस के वर्चस्व के खात्मे के बाद, तब से बाकी समाज प्ले में आया है। और जब से बाकी समाज प्ले में आया है, तब से आधुनिकतावादियों की चुनाव के मैदान में दुर्दशा हुई है। बाकी समाज का पलड़ा उनके खिलाफ झुका है। ये कारण है आज के संकट का। और इसमें फिर क्या करें? तो इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है, इसमें अच्छाई ये है कि इस सारी दिक्कतों के बावजूद हमारे समाज में आधुनिकता की जड़ें गहरी बैठी हैं। जहां आधुनिक नहीं बना है हमारा समाज, उसके बावजूद आधुनिकता हमारे समाज में बैठी है, बहस होती है, इंसानी बराबरी पर लड़ाइयां होती हैं। अगर दलित लड़ता है बराबरी, इंसानी बराबरी के लिए, या स्त्री लड़ती है इंसानी बराबरी के लिए, तो यह आधुनिकता की लड़ाई है, यह आधुनिकता का विस्तार है, आधुनिकता के जड़ जमाने के कारण है। अगर इंसान को इंसान के बराबर माना जाता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, या हर वोटर को एक ही वोट है, ये सारे जितने मसले आते हैं सामने, ये सारे आधुनिकता के मसले हैं। इनके लाख कहने के बावजूद कि हमारे पास पुष्पक विमान था, आज भी विज्ञान, आधुनिक विज्ञान पर हमारे समाज को आधारित होना पड़ेगा। ये आधुनिकता के लक्षण है, ये आधुनिकता का संकेत है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैं गिना सकता हूं। जिस हद तक आधुनिकता ने बाकी समाज में अपनी जड़ जमाई है, उस हद तक हमारा बचाव है, उस हद तक वामपंथ का समाज से बचाव है। हम व्यवस्था की आज बात नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था में वामपंथियों को पूंजीवाद से लड़ना है, सारी पूंजीवादी पार्टियों से लड़ना है, लेकिन व्यवस्था वाला मसला जो है वो चुनाव वाले मसले में प्रधान रह ही नहीं गया। बाकी समाज प्रधान प्लेयर हो गया। संस्कृति, जाति, धर्म, संप्रदाय, पहचान, ये बाकी प्रश्न जो हैं ये प्रधान हो गए चुनाव में। और जब ये प्रधान हो गए तो हमें आधुनिकता का सहारा लेना पड़ेगा। हमारा बचाव उसी हद तक होगा जिस हद तक समाज में आधुनिकता स्वीकार्य होती जाएगी। यानी हमारी दूरगामी लड़ाई चुनावी मैदान में भी आधुनिकता के पक्ष में होनी चाहिए, और उसी के आधार पर हमारे दोस्त दुश्मन, चुनावी दोस्त दुश्मन, क्रांतिकारी दोस्त दुश्मन नहीं, क्रांतिकारी रास्ते के दोस्त दुश्मन भविष्य में आगे अलग से तय होंगे। क्रांति का रास्ता जिस हद तक तय होगा उस हद तक दोस्त दुश्मन की पहचान भी तय होगी।
मैं चुनावी राजनीति में दोस्त दुश्मन की बात कर रहा हूं, और चुनावी राजनीति में दोस्त दुश्मन इस बात पर तय होंगे कि आधुनिकता के प्रति उस राजनीतिक शक्ति का क्या दृष्टिकोण है। अगर वो आधुनिकता की पक्षधर राजनीतिक शक्ति है तो वो इस चुनावी राजनीति में हम उसके साथ चल सकते हैं, वो हमारे साथ चल सकती है, केवल चुनाव भर के लिए वो हमारे साथ चल सकती है। और यही रास्ता होगा उस फांसीवाद से लड़ने का जो फांसीवाद पूर्व आधुनिकता पर आधारित है, जो बाकी समाज के अनाधुनिक होने पर आधारित है, जो धर्म और संप्रदाय पर आधारित है, जाति पर आधारित है। ये सारे अनाधुनिकता के लक्षण हैं। और तो आपको पहली लकीर ये खींचनी पड़ेगी कि आधुनिकता के प्रति कौन सी राजनीतिक शक्तियां हैं जो अनकॉम्प्रोमाइजिंगली आधुनिकता के पक्ष में अपनी राजनीति और अपने विचार तय करती हैं। हो सकता है आपको शुद्ध ऐसी कोई भी पार्टी ना मिले, हो सकता है कि सारी बड़ी बुर्जुआ पार्टियां इन दोनों का घुला मिला रूप हो सकता है कि ऐसी पार्टियों में जो लार्जली जिनसे आप आधुनिकता की अपेक्षा करते हो वो भी कोई तात्कालिक चुनाव जीतने के लिए पूर्व आधुनिकता या धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़ते हों, जाति के चक्कर में पड़ते हों, उसके हिसाब से अपने कैंडिडेट तय करते हों और उस तरह का प्रचार करते हों, या उस तरह से आधुनिकता के पक्ष में सीधा बयान देने से बचते हों, कटते हों, क्योंकि उनसे वोट लूज कर देंगे। अगर वो हिंदुओं के खिलाफ दिखाई देंगे तो मेजॉरिटी का वोट लूज कर देंगे। इसलिए अपनी बनावट में आधुनिकतावादी होते हुए अपनी रणनीति में, रणकौशल में, अपनी चुनावी रणनीति में हो सकता है कि वो आधुनिकता के कुछ हद तक विरुद्ध भी जाते हों, मजबूरन जाते हों। ये सारा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पलड़ा भारी है, आधुनिकता का पलड़ा भारी है या चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे, कांग्रेस से भाजपा में पलक झपकते वॉक डाउन कर लेंगे, लकीर पार कर जाएंगे, भाजपा में जाके शामिल हो जाएंगे। ऐसे राजनीतिक नेता हैं और ऐसी राजनीतिक शक्ति हैं, या ऐसे राजनीतिक नेता और शक्ति हैं जिनके भाजपा में जाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर ऐसा कोई राजनीतिक शक्ति या ऐसा राजनीतिक नेता दिखाई पड़ता है जिसके भाजपा में जाने की कल्पना नहीं की जा सकती, तो वो हमारे चुनाव में उसके साथ हमारा सहकार हो सकता है। अगर हमें चुनाव लड़ना होता तो हम एनएसआई की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पूरे वामपंथ को क्या करना चाहिए। वो वामपंथ पूरे वामपंथ का साथी हो सकता है जिसके भाजपा में जाने की, जिसकी पूर्व आधुनिकता को अपना रणनीतिक आधार बनाने की कोई जरूरत न पड़े, या वो उसके लिए कभी तैयार ना हो भाजपा के पाले में, आरएसएस के पाले में जाने के लिए। वो एक तरह से पैमाना बन सकता है आधुनिकता का। तो अब जल्दी से तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि आज के चुनाव में क्या करना चाहिए पूरे वामपंथ को। आज के चुनाव में पूरे वामपंथ को यही क्राइटेरिया लागू करना चाहिए। वामपंथ चूंकि व्यवस्था के आंगन में चुनाव नहीं लड़ रहा है केवल, इसलिए वर्ग का प्रश्न, बुर्जुआ पार्टी है कि प्रोलेटारियन पार्टी है, ये कोई मसला नहीं है आज के चुनाव में, क्योंकि व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि चुनाव क्रांतिकारी रास्ते का अंग नहीं है। क्रांतिकारी रास्ता क्या हो, जैसा मैंने पहले ही कहा, वो आगे तय होना है। चुनाव के लिए हो रहा है, इस बुर्जुआ राज्य को गठित करने के लिए हो रहा है, और ये बुर्जुआ राज्य कोई फासीवादी पूर्व आधुनिक सत्ता करेगी या उदारवादी आधुनिक सत्ता करेगी, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं, इसके बारे में हमें कहना है कि ये जनता के लिए महत्वपूर्ण है। इससे फर्क पड़ता है कि एक प्रकार की शक्ति इस बुर्जुआ सरकार को चलाती है या दूसरे प्रकार की शक्ति बुर्जुआ सरकार को चलाती है। और अगर यह निर्णय है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं जो किसी भी तरह से आरएसएस के साथ कॉम्प्रोमाइज, भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज, कम्युनल फासिस्टों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। यही केंद्रीय आधार बनता है हम चुनाव में हमारी रूपरेखा तय करने का। हमारी माने पूरे वामपंथ की। तो पूरे वामपंथ को आज क्या करना चाहिए था? पूरे वामपंथ को आज एक बार फिर आपस के मसलों को हल करके, जिस हद तक टुकड़े टुकड़े में हल किया जा सके या तात्कालिक तौर पर हल किया जा सके, इस मसले को हल करके ऐसी आधुनिक उदारवादी शक्तियों को अप्रोच करना चाहिए कि यूपीए से भी बेहतर, यूपीए जैसा कोई
गठन बनना चाहिए। ये पहल किसी बुर्जुआ उदारवादी को नहीं लेना है। वो अपने मसलों में फंसे हुए हैं, अपनी आपसी प्रतियोगिताओं में फंसे हुए हैं। एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के तहत, एक दूरदर्शी रणकौशल के तहत समग्र वामपंथ को ये पोजीशन लेना था कि आरएसएस भाजपा परिवार के राज्य और उस विचार को हराने के लिए जिस आधुनिक उदारवादियों के साथ, आधुनिक लिबरल्स के साथ उसको एका करना है या मोर्चा बनाना है या साथ में समझदारी किसी न किसी स्तर की स्थापित करनी है, उसकी पहल वामपंथ की तरफ से ली जानी चाहिए थी। पूरी तरह से आदर्श समझ नहीं थी यूपीए 1 की, लेकिन आपको याद होगा कि उस समय भी वामपंथ की तरफ से पहल ली गई थी। और उस समय हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हरकिशन सिंह सुरजीत को या ज्योति बसु जैसे लोगों को संशोधनवादी फलाने ढमाके कहा था और उसको धता बताया था। और जिस प्रकार की कंफ्यूज राजनीति उस वामपंथ की रही है, जिस वामपंथ का कुछ असर तो हिंदुस्तान की राजनीति पर पड़ता है, यानी वाम मोर्चे का, उस वाम मोर्चे की जो बेवकूफी थी यूपीए से निकलना, उसकी वजह से भारत की आज ये दुर्दशा हुई है, उसकी वजह से भारत के सर पर आज ये संकट आया है। तो स्पष्ट ये समझ होनी चाहिए, आपस में जो लोग जेब में रखे हुए पत्थर एक दूसरे पर फेंकते हैं, कौन सामाजिक जनवादी हो गया और कौन संशोधनवादी हो गया, ये बेवकूफों के बीच के आचरण हैं। ये बेवकूफों की बातें हैं जो खुद अपने ऊपर नजर नहीं डालते। जैसा मैंने पहले कहा कि पत्थर तो जेब में है, लेकिन वो खाते पीते कहां से हैं और क्या करते हैं और कैसे क्रांति का रास्ता उन्होंने तय कर दिया है, जिस पर न आने की वजह से बाकी संशोधनवादियों को वो गाली दे रहे हैं। ये शाब्दिक गालियों वगैरह वाले सिरफिरे इडियट्स को छोड़ करके हमें पूरे वामपंथ के बिहाफ पर सोचना चाहिए और ये तर्क प्रस्तुत करना चाहिए कि क्यों पूरे वामपंथ को पहल लेकर ऐसा आधुनिक मोर्चा बनाना चाहिए जो अनाधुनिक मोर्चे के खिलाफ खड़ा हो, क्योंकि चुनाव की बड़ी लड़ाई बाकी समाज के मैदान में लड़ी जाती है, व्यवस्था के मैदान में नहीं लड़ी जाती। तो मैं इतना कह के अपने आप को रोकता हूं और मैं जानता हूं कि मैंने समय भी ज्यादा लिया, लेकिन विषय भी लंबा चौड़ा है। बार बार इस पर हम लोगों को आना पड़ेगा, बार बार इसके टुकड़ों पर आना पड़ेगा और आपस में बेलाग लपेट के एकदम खुली बहस करनी पड़ेगी। धन्यवाद।